तो फिर देखा मैंने कि फिर लगा कि ये नॉर्मल जेई नहीं है। ऑफिस ऑफिस देखा उनका तो फिर आइडिया लगा कि ये वैसे नॉर्मल जेई नहीं है यूपी वाले। हम्म। सेंट्रल जेई अलग होते हैं। बिल्कुल। इनका अलग भोकाल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोग एसएससी जेई 2022 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे। तो इसी इंटरव्यू की कड़ी में आज हमारे साथ है विवेक कुमार जी, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं और फाइनली सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए इनसे कनेक्ट करते हैं और जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी और एसएससी जेई को लेकर इनकी क्या जर्नी रही है उसके बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, नॉवेल्स, नोट्स एंड इवन एनसीईआरटी ऑडियो फॉर्म में सुननी हो तो आप सुनो किताब को जरूर चेकआउट करें। सुनो किताब एक ट्रस्टेड ऑडियो प्लेटफॉर्म है एंड इसमें आपको 10,000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 150 प्लस पॉडकास्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड फॉर अनलिमिटेड डाउनलोड्स एड फ्री ऑडियो आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और अगर आप हमारा एक कोड यूज करेंगे तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। हेलो विवेक जी, कैसे हैं आप? फाइन सर। तो अब कैसा लग रहा है एसएससी जेई में सेलेक्ट होने के बाद? अच्छा लग रहा है सर। एकदम सटीक आंसर आप दे रहे हैं, एक लाइन वाला। तो थोड़ा एक्सप्रेस करके बताइए कि जब पहला रिजल्ट आया, आपका नाम उसमें था, तो कैसा रिएक्शन था? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? रिएक्शन यही था सर कि नाम सर्च किया, देखा नाम था, थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो अब और पहले। फिर पोस्ट मैंने एक्चुअली देखा नहीं था शुरू में। शुरू हम्म। में 5-10 मिनट देखा नहीं था, बस नाम ही देखा था। हम्म। क्योंकि वो कोड लिखा रहता है ना, तो उतना मैं हम्म। लास्ट तक का देखा नहीं। फिर देखा नाम है, फिर हो गया। फिर थोड़ी खुशी थी कि हो गया। डिपार्टमेंट कौन सा मिला ये नहीं पता था। 5-10 मिनट बाद देखा डिपार्टमेंट, वो भी दोस्त को कॉल करके पूछा, भाई मेरा डिपार्टमेंट हम्म। देख के बता दे। तो सबसे पहले अब आप अपने बारे में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? साथ ही साथ आपने 10th 12th जो बेसिक स्कूलिंग है वो कहाँ से की है? और अपने प्री का मार्क्स और साथ ही साथ आपका ऑल इंडिया रैंक कितना बना है, कैटेगरी में कितना बना है, उसके बारे में बता दीजिए। सर मैं हाई स्कूल मेरा सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज से था, नैनी। इंटर भी मेरा वहीं से हुआ है। अ, और क्या कहते हैं मेरा, उसके बाद फिर मैंने जेई मेन से एमएनआईटी में एडमिशन लिया था। एमएनआईटी से बीटेक किया है मैंने, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद सर फिर मैंने दिल्ली में आके प्रिपरेशन किया था, बस। और आपके मार्क्स कितने बने थे प्री में? प्री में सर मेरे 110 ही मार्क्स। तो आपका इधर रैंक कितना बन रहा है? सर जनरल में तो 154 है, वैसे कैटेगरी रैंक तो 4 है। तो अब अगर बात करें कि एसएससी जेई के बारे में स्पेसिफिकली, तो एसएससी जेई के बारे में आपको कब पता चला और कहाँ से पता चला? एसएससी जेई के बारे में सर मतलब पता तो पहले से ही था, जब बीटेक कर रहे थे हम। हम्म। उसी टाइम से हमको पता चल गया था, पर मतलब उतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है, क्या सिस्टम है। जेई वर्ड सुनते थे ना, क्योंकि उस समय बीटेक करते थे। हम्म। तो जेई वर्ड सुनता था तो मतलब वही लगता था कि जेई है, फिर तो उस समय यही चलता था ना दिमाग में। हम्म। हाँ, फिर बाद में एक टाइम फिर मैंने, अब एक मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनके यहाँ गया, देखा उनका उसी में हुआ था। हम्म। तो फिर देखा मैंने कि फिर लगा कि ये नॉर्मल जेई नहीं है। ऑफिस ऑफिस देखा उनका तो फिर आइडिया लगा कि ये वैसे नॉर्मल जेई नहीं है यूपी वाले। हम्म। सेंट्रल जेई अलग होते हैं। इनका बिल्कुल। अलग भोकाल होता है। तो फिर तभी से थोड़ा वो मैं वहीं से इंस्पायरेशन लिया। उसके बाद फिर मैं सोचा कि एग्जाम देता हूँ सर। एग्जाम दिया सर, सब निकलता चला गया। फिर फाइनली सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो गया। तो बहुत बढ़िया। तो अब बताइए कि एसएससी सर को भी जेई मैंने में। बताया कॉल करके, सर हो गया है मेरा। बोले बहुत बढ़िया, वो तो होना ही था। उन्होंने वो हमेशा बोलते थे हो जाएगा तुम्हारा, तुम एक बार अच्छे से करो, अच्छे से भी एग्जाम दो इसका। अच्छा, तो जैसे कि एग्जाम आप दे रहे थे तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आप सोर्स होता है लोगों का,
खुद भी लोग मोटिवेट होते हैं, और कभी कभी बाहर से भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई था जिससे हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहा हो आपके लाइफ में? नहीं, कांस्टेंट सपोर्ट तो सर दोस्तों का रहा है। दोस्त दोस्तों के साथ ही प्रिपरेशन करता था, क्या है कब कहाँ से क्या करना है ये सब। बाकी एक हमारे दोस्त हैं उज्जवल जी, उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया, उन्हीं के साथ मैं प्रिपरेशन करता रहा, कौन सी चीज कहाँ से करनी है। साथ में ही किया हम लोगों ने। हम उज्जवल, अरबाज और एक दोस्त है मेरा सौरभ, प्यार से हम लोग उसको मारो बोलते हैं। चारों लोगों ने साथ में प्रिपरेशन किया था। हम्म। बस ये था कि सब अपना अपना करते थे, और जैसे कुछ भी आइडिया, जैसे ये नहीं पता चल रहा है ये कहाँ से पढ़ना है, तो फिर ये सब हम्म। डिस्कस कर लिया करते थे हम लोग। हम हम्म। चारों लोगों का हो गया है फाइनली। अच्छा। हाँ, चार तो तीन लोग सीपीडब्ल्यूडी में है, एक एमईएस में है, तो दोस्तों का सपोर्ट रहा। बाकी उसके बाद उसके और बाकी मैं सर से इंस्पायरेशन लेता था, सीपीडब्ल्यूडी में ही जाना है। वहीं से सीखा कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी ही चाहिए। अगर मैं ये एग्जाम देता हूँ तो बाकी पोस्ट का उतना आइडिया था नहीं, मैं बाकी पोस्ट का भी नहीं हूँ। फिर पीआरओ वारो का तो लोकेशन ही हार्ड होता है, तो उसमें तो जाना तो नहीं था, लेकिन हो जाता तो जाना ही पड़ता। पर मेहनत मैं सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से ही किया था। बहुत अच्छा। तो एसएससी जेई में दो एग्जाम होता है, दो पेपर मेनली, प्री और मेंस। या दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लोग टाइम मैनेज कर पा रहे हैं वहाँ पे 2 घंटा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो एग्जाम बहुत ही अच्छा जा सकता है। 10-15 नंबर आगे भी आप बढ़ सकते हैं, और यूटिलाइज नहीं कर पाए तो पीछे भी आ सकते हैं। तो हाँ उसके सर, बारे में इसमें पूरा हम्म, बताइए। हाँ, इसमें सर एक्चुअली पूरा पूरा गेम टाइम का है, क्योंकि 2 घंटे आपको प्री में भी मिलेंगे, 2 घंटे आपको मेंस में भी मिलेंगे। तो पूरा गेम टाइमिंग का है। अगर 2 घंटे प्री तो सबसे हार्ड होता है वैसे, कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। वन बिल्कुल। 20 मिनट में 200 क्वेश्चन, उसमें रीजनिंग भी है, जीएस भी है, आपका पूरा टेक्निकल भी आपको अटेम्प्ट करना है, तो वो सबसे हार्ड होता है। उसमें अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दिए हैं, तो उससे क्या होता है कि आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तो टेस्ट सीरीज नहीं दिया था सर, बस ये था कि मैंने प्रीवियस ईयर एक सैंपल क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया था, वही देख लिया था। बाकी टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया था क्योंकि उतना टाइम था नहीं, प्री से पहले भी। तो क्योंकि और भी एग्जाम होते थे, तो वो सब एग्जाम देता था। मेरा एक इंटरव्यू भी था उससे पहले राइट्स का, तो इसमें भी बिजी था, तो उसके बाद टाइम कम मिला, तो फिर मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया, तो फिर मैं केवल प्रिपरेशन ही करता रहा। तो उसे सर बस ये है कि टेस्ट सीरीज देने से थोड़ा ये है कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है, तुमको आइडिया लग जाता है कब कितने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन पहले करना है। तो मैं ये सब दे नहीं गया था, लेकिन सर मैंने 190 तक अटेम्प्ट कर लिया था वहाँ। अच्छा। 190 क्वेश्चन तक सीन कर लिया था। 10 क्वेश्चन में सीन नहीं कर पाया था, एक्चुअली पहुंच ही नहीं पाया था टाइम की वजह से। जनरली बहुत लोग 150 160 पे भी रुक जाते हैं, पर मैं स्पीड में काफी गया, लेकिन वही है कि टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, तो मैं उतना आइडिया था नहीं, तो 10 क्वेश्चन सीन नहीं कर पाया था। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर बाकी आपके सीन किया था 190 अटेम्प्ट, 190 सीन किया था, अटेम्प्ट मेरे 160 के आसपास थे, और मार्क्स फिर मेरे 110 आए। और बाकी मेंस में सर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मेंस में 265 to 270 मार्क्स है मेरे प्री में, वो मेंस में 300 में से। उसी बेसिस पे सर सीपीडब्ल्यूडी मिला, और ऑल इंडिया रैंक 4 आई। चलिए बहुत अच्छा है। तो जैसे प्री के बारे में बात अगर करें भी हम, तो प्री में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन होते हैं। तो दोनों को कैसे आपने बैलेंस किया, यस और सर। कहाँ से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट किए थे, और क्या क्या सोर्सेज से आप लोग पढ़ाई करते थे? सर बैलेंस क्या, मैंने बताया कि मैं बस एक महीने लास्ट प्री से एक मैं 15 नवंबर को एग्जाम था मेरा। 3 दिन हम्म। एग्जाम था, 14 15 16, मेरा 15 को पड़ा था। तो 15 नवंबर को एग्जाम था। तो मैंने सर 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो बस एक महीने का ही टाइम था, उसमें सर सारे जीएस का तो बहुत ही ज्यादा एरिया भी वास्ट होता है, सारे चीज आपको देखने होते हैं। तो फिर मैं सब सारे चीज वही है कि कुछ यूट्यूब से, कुछ बुक हम्म। से, और सर ऐसे ही कुछ ऑनलाइन मटेरियल वही यूट्यूब से, कुछ दोस्तों से मांग लिया कहाँ से क्या देखना है। करंट अफेयर मैंने स्पीडी की बुक से किया था।
पूरे ईयर उसका करंट अफेयर। बाकी थोड़ा बहुत स्टैटिक भी देख ही लिया था उसमें से। बाकी स्टैटिक थोड़ा पहले से ही मैंने तैयार किया था, पॉलिटी वगैरह वो यूथ क्लासेस से मैंने वो किया था सर। बस यही था सर, यूट्यूब से मैंने क्रेजी जी के ट्रिक करके आता है ना चैनल, उससे मैंने हम्म। स्टैटिक थोड़ा था, डांस वगैरह। बाकी ये नदी, पहाड़, ये सब। तो अब अगर बात क्रेजी जी करें, के ट्रिक वैसे ठीक है सर, मतलब कम टाइम में जल्दी प्रिपरेशन हो जाती है। थोड़ा सा होता है कभी कभी टेक्निकल, जैसे याद करने में हम लोग को दिक्कत होता है, तो वहाँ पे मैंने देखा है एक दो वीडियो उनका, तो उसमें ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, जैसे कि निमोनिक्स टेक्निक्स बोलते हैं इसको। तो उससे थोड़ा जल्दी रिकॉल हो जाता है। हाँ ऐसे यस। दिखता है कि बहुत फालतू टाइप का लग रहा है, लेकिन जब वही क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत मजा आएगा करने में, और काफी श्योर आप रहते हैं हम्म। उससे। ये सब चीज अच्छा है। लेकिन वही है कि आप अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो फिर ट्रिक भी सही से जल्दी याद नहीं होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जनरली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप पहले से ये डांस यहाँ हुआ है। हम्म रीजनिंग का बस मैं बता दूं, रीजनिंग का सर 50 क्वेश्चन होते हैं। तो हम्म रीजनिंग का बस मैंने सारे टॉपिक्स देखे थे कि मतलब कोई टॉपिक छोड़ के नहीं गया था, कि ऐसा ना लगे मुझे वहाँ कोई नई न्यू क्वेश्चन मिल जाए। तो मैंने पहले सारे टॉपिक्स एक पेज पे नोट किए थे। हम्म उसके बाद फिर मैं डेली दो दो टॉपिक करके उसको पहले खत्म किया था मैंने। सारे हम्म। टॉपिक कवर किए थे और यूट्यूब से ही पढ़ा था मैं, और कहीं से बुक बुक से नहीं पढ़ा था, यूट्यूब से रीजनिंग पूरा यूट्यूब से किया था। तो चैनल एक नहीं था, चैनल कई थे, लेकिन यूट्यूब से ही पढ़ा था। बिल्कुल, मतलब कि चैनल तो फिक्स नहीं हो सर सकता है, सब लोग अलग अलग सोर्स से पढ़ते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ें कंटिन्यूअसली, आप कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करते हैं, हर टॉपिक के सिलेक्शन लिए होगा। मैंने सर अलग अलग चैनल यूज किया, मतलब एक टॉपिक जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जिसका अच्छा था उसको पढ़ा। ये नहीं कि बहुत एक चैनल का रीजनिंग उठा लिया तो उससे पढ़ा, नहीं, हर टॉपिक के अलग अलग रीजनिंग अरे टीचर तो से जैसे मैंने पढ़ा। रीजनिंग का तो बात करें, मैंने सर केवल बेस्ट बेस्ट में ले रहा था। जैसे रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं उन पे फोकस किया, या फिर पूरा ही रीजनिंग कंप्लीट किया था? पूरा ही रीजनिंग, मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि कोई न्यू क्वेश्चन मिल जाए एसएससी का मुझे कि हम्म। मैं वो कर ना पाऊँ, तो मैं एसएससी के रीजनिंग बेसिस पे तैयारी किया था। अब एसएससी जेई में क्या आता है ये हमने आइडिया नहीं लिया था, लेकिन मैं एसएससी के रीजनिंग में क्या आता है वो मैं पढ़ा। बहुत अच्छा। तो एक सर दो पूरा चैनल का नाम रीजनिंग आप बस बता वही है, सकते पूरा हैं? करने से प्रैक्टिस मैंने वो नहीं की थी, जनरली प्रैक्टिस नहीं की थी, बस मैं पढ़ा पढ़ पढ़ के ही गया था कि मैंने सब चीज जान लिया था कि ये ऐसे होता है। उसके बाद क्या हुआ सर, फिर मैं मार्क्स रीजनिंग में भी अच्छे गेन किए मैंने। 47 अटेम्प्ट किए थे, 42 मार्क्स थे मेरे। अच्छा है, 40+ स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है। हाँ मैंने यही मतलब 40 मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 40 ले आऊंगा 50 में से। तो अब अगर और मेंस की बाकी बात, सर जीएस में इतना पढ़ के गया था, जीएस में उतने मार्क्स आए नहीं। नहीं जीएस इस जीएस बार में थोड़ा ऐसे टफ भी 17। आ गया था। हाँ जीएस इस थोड़ा बार का टफ थोड़ा भी अच्छा था, था। अब जो भी है। हाँ नहीं कर पाया तो टफ ही लगेगा। तो 16 या 18 मार्क्स थे, बहुत ही कम मार्क्स हैं जीएस। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है, मैं इससे पहले भी पेपर दे चुका हूँ, तो मेरे 30 to 35 के आसपास मेरे स्कोर बनते थे। इस बार मेरा प्रिडिक्शन था कि करीबन 35 से मैं अब जाऊंगा, 40 के आसपास पहुंच जाएगा मेरा स्कोर। हम्म। बट पेपर थोड़ा वैसा आया था, अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, और न्यू टॉपिक्स उसमें ऐड किए गए थे, जिसकी वजह से स्कोर 20 के आसपास ही, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का 20 के आसपास ही है। 30 शायद ही किसी का पूरा होगा इस बार जीके में। तो उसका दिक्कत नहीं है, जीके में भी आपका अच्छा स्कोर है। अ, अब अगर बात करें कि मेंस के बारे में बात करते हैं, मेंस में 300 मार्क्स का पेपर होता है, वहां भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। पेपर वगैरह लिखा था, टेस्ट सीरीज, या फिर खुद से दे देते? सर मेरे यही है कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखा, ना प्री में ना लिखा, ना मेंस में लिखा। मुझे अपने आप पे भरोसा था कि कर लूंगा। और एक होता है कि मतलब इच्छा तो थी एक लिखने की, पर हम्म टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली मुझे। टेस्ट सीरीज मैंने वैसे ही इंजीनियर्स एकेडमी में रजिस्ट्रेशन किया था हम्म। वहां पास। मैंने फिर वहाँ मतलब दिल्ली सेंटर पे, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि टाइम का, मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं मेंस का प्रिपरेशन यही प्री निकलने के बाद जस्ट स्टार्ट किया हूँ। उस अच्छा। समय टाइम केवल आपके पास 25 दिन मुश्किल से होते हैं। उस हम्म। 25 दिन में आपको पूरा सिलेबस भी कवर करना है, टेस्ट भी देना है, तो सब नहीं पॉसिबल है। तो आपने सारे सब्जेक्ट भी करने हैं, तो फिर आपने क्या फिर पिक इसी किया वजह है? से मैं टेस्ट नहीं दे पाया। लेकिन वही है कि उनका टेस्ट सीरीज देख लेता था मैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेता था मैं। हम्म। बाकी टेस्ट दे नहीं पाया मैं, फिर भरोसा था कि मैं कर लूंगा।
मेंस में वहाँ एग्जाम में बैठ के जो करना है सारा टेस्ट वहीं होगा। तो इस वजह से मैं दिया नहीं था सर, मेरा यही था। बाकी फिर मैं वहाँ गया, लेकिन वही है कि दिया नहीं था तो लास्ट में थोड़ा प्रेशर बना, लेकिन मैं फाइनली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया लास्ट के 10 मिनट हाँ, वहीं से बोलिए। में। वहीं से बोलिए। हाँ सर, तो वही क्वेश्चन का मेरा छूट रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि पेन को फिर और हवा में दौड़ाया। फिर उसके बाद मैंने सारे अटेम्प्ट किए, मुझे थ्योरी क्वेश्चन थे छूट रहे थे। हम्म तो सब पेन लिखते लिखते वो होता है ना कि पेन में ऊपर से वो लग जाती है, हम्म थोड़ा हम्म सा रफ साइड हम्म तक जैसा। मैंने मैं सोचा कि फिर मैंने ना ऐसे करके पेन निकाला, फिर उसमें फिर और तेज स्पीड से दौड़ाया। उसमें ये समझ नहीं आता है कि आप ज्यादा थिंकिंग टाइम आपके पास नहीं होता है। हम्म तो बट ये था कि थ्योरी क्वेश्चन ही बचे थे, न्यूमेरिकल तो मैंने पहले ही अटेम्प्ट कर लिए थे, लास्ट क्वेश्चन तो ऐसे भी थ्योरी बेस्ड था। तो फिर मैंने उसको फिर जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा के राइटिंग वाइटिंग नहीं देखा, फिर उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट सारे किए। बट एक क्वेश्चन सर वही है, गड़बड़ा गया था मेरा थोड़ा, मैंने प्लस माइनस देखना भूल गया था। तो प्लस माइनस की वजह से वही मेरे 5-10 मार्क्स कम हो गए होंगे। तो बाकी मैंने सारे सही क्वेश्चन किए थे। यानी कि सिली मिस्टेक्स पे अगर हम फोकस करें तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा कहीं इसमें भी। ये मिस्टेक वो बहुत रेयर है, मतलब वो बेसिक था। हम्म, पता नहीं मैंने कैसे देखा, वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने माइनस करके चला आया हूँ, वहाँ प्लस करना था। होता है कभी कभी। लोगों ने बताया तो फिर लगा कि थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो वही बस आंसर फाइनली जो 6/5 करना था 6/4 कर दिया मैंने, बस वही थोड़ा डिफरेंस है। तो स्टेप मार्किंग होती है तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने दोस्तों को तो बता दिया था भाई मेरा नहीं होगा, मुझे बीआरओ मिलेगा, देखो बीआरओ भी मिल जाए तो अच्छा है, मैं ऐसे ही बोलता था दोस्त। हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि मेंस के लिए जो बच्चे बुक बुक पता करते रहते हैं कि इस बुक से पढ़ूं उस बुक से पढ़ूं, तो बुक से कुछ नहीं होता। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी सेम आ जाते हैं, जैसे जेबी गुप्ता की बुक है, और क्या कहते हैं, मशीन की है, अशफाक हुसैन हुई। तो ये सब बुक पढ़ने से क्वेश्चन कभी कभी सेम आ जाते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर जब आइडिया ले लोगे तो आपको इन बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे जनरली। तो आप वैसे प्रीवियस ईयर मेंस तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और खुद के स्ट्रेटेजी से आप कर सकते हैं कि आप खुद के नोट्स बनाइए। मेंस के लिए आपने, मतलब ये नहीं कि बुक में ये आंसर दे दिया तो आपको वही लिख के आना है, ऐसा नहीं है। आप बुक के आंसर को देखिए, फिर अपने अपने वर्ड में उसको नोट्स बनाइए, अपने वर्ड में वहां लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो सेम लिखा है वही लिख के आना है। तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के कि किसी ने आप इतना बड़ा आंसर लिख दिया और मैं इतना बड़ा तो लिख ही नहीं पाऊंगा। जनरली डिप्लोमा के बच्चे डर जाते हैं आंसर देख के। उनको तो हम्म हिंदी में बुक चाहिए होती है एक, और ऐसा क्वेश्चन करते हैं वो, जनरली पूछते हैं जब कभी कहीं इंटरेक्शन होता है तो। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस आप अपने वर्डों में लिखिए, आप जो जिसमें भी कंफर्टेबल है उसमें लिखिए। बट ये है कि आप बुक के हिसाब से मत चलिए, कि बुक में तो आंसर सोल्यूशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप बुक के हिसाब से तो आप वैसे भी चल नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं होता है, आप अपने हिसाब से लिखिए, नंबर मार्क्स सब मिलते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस भी बहुत लंबे चौड़े नहीं आते हैं एसएससी जेईई में, प्री हो या मेंस हो। छोटे छोटे क्वेश्चन क्वेश्चंस सर, आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे बीटेक और डिप्लोमा का यहाँ है तो डिप्लोमा वालों को लगता है कि क्या नहीं। कहते हैं कि बीटेक वाले ज्यादा टेक्निकल में मजबूत होते हैं, पर जनरली हम लोग क्या है, बीटेक में कुछ चैप्टर तो पढ़ते ही नहीं है। मैं तो कुछ चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, वो जब मुझे मेंस लिखने का हुआ तब मुझे फिर आइडिया लगा, फिर मैंने मटेरियल खोजना स्टार्ट किया कि मैं यूटिलाइजेशन कहाँ से पढूं, अर्थिंग वेल्डिंग ये सब कहाँ से पढूं। ये सब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, बीटेक में हमारे होता ही नहीं है। तो फिर मैंने मटेरियल खोज के नेट से, यूट्यूब से सब करके उसका पहले नोट्स बनाया, फिर उसको रिवीजन किया, तो फिर होता है जनरली कि बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मे- डिप्लोमा वालों को लगता है कि इनको ज्यादा आता है, पर ऐसा नहीं है। मेरा भी मानना ये है कि कॉलेज की मेहनत पढ़ाई। करनी पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके बेसिस पे। ये नहीं है कि सबका एक ही जैसा होता है। बिल्कुल हर एग्जाम की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, उसको कैसे क्रैक करना है, तब जाके होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप ऐसे ही सबको कॉमन लेके आप कर दिए, जाके एग्जाम में बैठ गए कि टेक्निकली आएगा, तो फिर लास्ट में आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। बिल्कुल, मुझे जैसे भी इस बार वही बीटेक लगता है। वाले कुछ दोस्त हैं जो करके नहीं गए थे, टैरिफ वगैरह पढ़ के गए नहीं थे वो, क्योंकि ये डिप्लोमा में हम्म पढ़ाया जाता है, बीटेक में पढ़ाया नहीं जाता है, वो पढ़ के गए नहीं थे। बाद में बोले तुमने टैरिफ का किया था, मैंने बोला हाँ मैं तो पढ़ के गया था, मैं तो किया था। बोले यार कहाँ से पढ़े थे, मुझे तो पहली बार न्यू क्वेश्चन लगा वो।
तो ऐसे ही होता है, अगर आप पढ़ के ना जाओ तो फिर यही है कि, और डिप्लोमा वाले ये सब कर लेते हैं क्वेश्चन, अगर जो मेंस लिखता है प्री में पहली बात तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो मेंस लिखता है फिर वो कर लेते हैं जनरली। बाकी न्यूमेरिकल भी सबका स्ट्रांग होता ही है, कि ऐसा नहीं है कि बीटेक वालों का स्ट्रांग होता है। न्यूमेरिकल उतने टफ आते नहीं सर, गेट लेवल के नहीं आते हैं कि गेट लेवल आ रहे हैं बीटेक वाले ही कर पाएंगे। गेट से नीचे ही लेवल रहता है। अगर आप एक बार रिवाइज किए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लगाए हो, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस स्पीड होनी चाहिए, इसमें स्पीड मैटर करता है। नॉलेज आपको तो उतना रहेगा ही। अगर आप तैयारी बिल्कुल। कर रहे हैं मेंस की, तो आपको उतना नॉलेज रहेगा कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले रहे हैं उतने टाइम में, मैटर ये करता है। क्योंकि हम्म, स्पीड बहुत ज्यादा, 2 घंटे में आपको 300 का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है। मेरे जो सर हैं उन्होंने भी बताया था कि तुम 260 तक का अटेम्प्ट कर पाओगे, और 260 में तुमको 230 20 मिलेगा तो बहुत है वो सीपीडब्ल्यूडी के लिए। और कट ऑफ देख के लगा कि अगर 260 अटेम्प्ट हुआ होता फिर तो बाहर ही था। इस बार नहीं की नहीं, कट वो ऑफ भी बहुत वो ज्यादा भी हाई है। देख, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डायनेमिक हम लोग को रहना पड़ेगा कि पेपर कैसा आया है। पेपर अगर लेंदी आया है, तो जैसे 2019 वाला अगर बात करें, तो पेपर लेंदी था सही में, वहाँ पे 210 20 नंबर बहुत ज्यादा था। उस टाइम हमको लगता हाँ है कि वही शायद वही। ही किसी का उतना 210 से प्लस बहुत ही कम हाँ स्टूडेंट्स। उन्होंने अपने हिसाब से बोला था सर, क्योंकि उस समय 220 30 लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जो अपने आप में इस समय 270 लाना बड़ी बात है, उस समय 220 क्रॉस करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। जैसे तो बस लास्ट ईयर कट का ऑफ देख के एग्जाम, लगा, फिर लगा कि। लास्ट ईयर का क्या सर? एग्जाम्पल अगर लास्ट ईयर का एग्जाम्पल अगर लें, तो उसमें 288 मार्क्स गए हैं, हाईएस्ट मार्क्स। तो उतना भी हाँ अचीवेबल है यस। अगर टाइम मैंने। पेपर इजी आया तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, पेपर इजी नहीं है तो आप इस लोग बार एक्यूरेसी पे इस फोकस बार करें। मुझे लगता है लोगों के दो 285 290 मार्क्स गए हैं। हाँ, वो अब मार्क्स आएगा तो पता तो चलेगा मैं ही कि इसका मेरे कितना भी है। एक क्वेश्चन की वजह से 10 मार्क्स कम हो गए होंगे, नहीं मेरे तो पेपर बहुत ही ठीक ठाक गया था मेरा। तो अब अगर बात करें कि जैसे आपकी प्रिपरेशन पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट अगर देने की बात करें, तो आपका। हेलो। हाँ, तो अगर बोला जाए कि किसको आप क्रेडिट देंगे अपने सिलेक्शन के लिए, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट सर सबका ही था, घर वालों का था, दोस्तों का था, मामा जी का था। मेरे मैं शुरू से मामा जी के यहाँ ही पढ़ा हूँ, तो सबसे पहले मैंने कॉल करके मामा को ही बताया था। तो वही मामा ने पूछा किसमें हुआ, बताया मैंने इसमें हुआ। बोले चलो ठीक है, प्रिपरेशन मतलब स्टॉप मत करना, अब आगे की देखो, आगे का पढ़ो, अब हो गया स्टेबल। ठीक है। तो वही है सर, मामा जी को मैंने पहले ही बताया था। मामा मेरे कभी नहीं कहते थे, मैं दिल्ली में भी रहता था तो हमेशा यही बोलते थे कि मेहनत करो, कभी ये नहीं बोले इसमें नहीं हो रहा है तुम्हारा, इसमें नहीं हुआ। बस ये बोलते थे तो मेहनत करते रहो, बस हमेशा यही बोलते थे। और सपोर्ट हमेशा बना रहता था, इसलिए मैं कभी ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेता था चीजों का, कि नहीं हो रहा है। 2 3 साल हो गए हैं, 4 साल होने वाला है, तो उतना प्रेशर नहीं लेते। बीच में कोरोना आ गया, उस वजह से टाइमिंग थोड़ा बढ़ गई। नहीं तो बाकी मैं प्रेशर नहीं लेता था चीजों का, पता था कि होगा आज नहीं कल। घर वालों का मेहनत प्रेशर करेंगे नहीं तो था कि जरूर नहीं होगा। हो रहा है ये वो। हाँ, घर वालों का उतना प्रेशर नहीं था कि नहीं हो रहा है तुम्हारा, क्या कर रहे हो, ऐसा करके कुछ नहीं था। तो एट लास्ट अब अगर बात करें कि जैसे 2023 का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, तो काफी कम टाइम बचा है, तीन हम्म। चार महीने ही बचे। तो उनको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे, जो जैसे कि कभी कभी हमको लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाए, तो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट को वो सजेशन दें कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो, उससे और अच्छा स्कोर आ सकता है। सर फ्यूचर एस्पायरेंट को यही कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, हमारी तरह गलती मत कीजिएगा। सब ऐसे नहीं होता है कि सब लोग ऐसे बिना देखे जाओ तो हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। आप टेक्निकल हो, नॉन टेक हो, रीजनिंग का देखो ना देखो वो चल जाएगा, आप रीजनिंग बिना देखे भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर। बाकी नॉन टेक और टेक्निकल आप जरूर प्रीवियस ईयर देख के जाइए। आइडिया लेके जाइए कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आप जितना देंगे आपके मार्क्स उतना इंक्रीज होंगे, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है। कि मेरे थोड़े प्री में मार्क्स कम आ गए थे क्योंकि टेस्ट सीरीज में नहीं देके गया था, बस थोड़ा यही फॉल्ट था मेरा। बाकी सीपीडब्ल्यूडी मिल गया है तो सारे फॉल्ट खत्म ही हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। फाइनली ना मिलता तो थोड़ा बहुत दुख होता, मिल गया तो सारे फॉल्ट वैसे नहीं है। बस यही है कि आप मेहनत कंटिन्यू करिए, एक ना एक दिन आपको एक सिलेक्शन मिलेगा। आप जितनी रातें खर्च करेंगे, एक दिन आएगी कि एक रात आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी।
बहुत बहुत अच्छा लाइन आप बोले। कई रातों का जो सबमिशन होता है ना, कई रातों का जो सबमिशन होता है, वो एक रात बहुत भारी पड़ जाती है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप जो पढ़ रहे हैं वो किसी एक दिन के लिए पढ़ रहे हैं, आप पूरा दिन लगा रहे हैं, कई कई दिनों तक पढ़ रहे हैं, रात दिन। वो इतने दिनों का जो कंपनसेशन होता है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि हाँ, सारी मेहनत सफल हो गई। बहुत अच्छा। तो हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारी टीम की तरफ से भी इस अचीवमेंट के लिए। धन्यवाद सर। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आके हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेटेड रखने के लिए, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए, जिससे कि हम लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनफॉर्चुनेटली विवेक जी से कनेक्शन टूट गया है। तो आई होप आप लोग को हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट होता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ विवेक जी को बहुत बहुत थैंक्स हमारे चैनल पे आके हमारे व्यूअर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए। साथ ही साथ जो भी गलतियां उनसे हुई हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज वो बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज अगर हम देते तो मेरा स्कोर कुछ ज्यादा ही होता, थोड़ा और अच्छा होता, और रैंक भी कुछ अच्छा हो सकता है। सो अल्टीमेटली उनको CPWD मिला है, इसके लिए वो खुश हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। और कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट कीजिए।